मुजफ्फरपुर में एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई और उसके शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। अधनंग हालत में उसकी लाश पड़ी मिली। घटना सिवाई पट्टी थाना इलाके के दरियापुर गांव की है। मृतक की पहचान शिवहर जिले के तरियानी नरवाड़ा निवासी जगन्नाथ सहनी का 17 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार के रूप में हुई है। गांव के झाड़ी में उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। मृतक युवक सिवाई पट्टी के एक होटल में काम करता था और प्रतिदिन घर से आना जाना करता था। थानेदार ने बताया कि शरीर पर जख्म और मारपीट के निशान मिले हैं। गले पर रस्सी के निशान दिख रहे हैं। विशेष जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मिल सकती है। इधर बिट्टू की हत्या की सूचना उसके परिजनों को भी दे दी गई है। उसके पिता जगन्नाथ सहनी समेत अन्य लोग मेडिकल पहुंचे। परिवार वालों का कहना है कि गांव में दो जातियों के बीच वर्षों से विवाद चल रहा है। उसी को लेकर बिट्टू की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था सवेरे? वो सवेरे में और रात को दुकान पर से चला ना, तो 8:30 बजे के आसपास में वो लाश के वो आदमी को मार के वो फेंक दिया। किसी का पता नहीं चला और दुकान मालिक था तो वो अपना घर चला गया। वो घर वाला के मालूम था से वो दुकाने पर रह गया। उसके बाद में 8-9 बजे दिन में वो दुकान वाला खबर भेजा है से उसको बुला के लिए आइए से वो काम है बहुत, तो वो गया है तो वो हमको लड़के नहीं आया है। तब उसके बाद में खोजने उजने लगा है तो गेहूं के खेत में साइकिल मिला है। वो दरियापुर गाछी में दरियापुर मलंग जी के अठान है, वो बसवारी है, वही बसवारी में मार कर कैसे कुंची दाब लेता और गला उला दाब दिया है। उसके बाद में वो सब बहुत लोग से हल्ला उल्ला किया, सब रोने लगा तो लोग से आया। उसके बाद में पुलिस सब आया। लड़का वो 15-16 है। बाबूजी की नाम है? जगन्नाथ सहनी। कौन कास्ट है? मला सहनी। विवाद बदलने लगी ना? हाँ, विवाद तो है, गांव में है। मलाह गुआर के है, मुराई जी सब बोलता था से वो मलाह को मार देना है तो मार देना है। हाँ, किसी पर शक है? हाँ, शक तो है। किस पर? अभी तो हम नहीं बता सकेंगे, लेकिन उसका जांच प्रकार होगा। लेकिन वाला है ये लड़का? ये छोटकी नरवाड़ा के लंगटे था। हम लोग देखे हैं तो ओखनी लंगटे था। और बाद में जो है कि दुकान से जो है कि जा रहा था ना, अब किस घटना को अब हम लोग देखे नहीं, अकेले जा रहा था। उसके बाद में जो है कि सवेरे जो है कि वह बोले हैं, वही जो है कि आदमी जो है कि गया घर पर नहीं पहुंचा तो सोचा जो कहीं दुकान पर रह गया होगा, काम धंधा करता है, विशेष होगा, रह गया होगा। तो उतने ही बात पर हम लोग अपन खा पी के सो गए। सवेरे जो है कि 8-9 बजे जो है कि दुकानदार जो है कि आदमी भेजा है तो कहा जो है कि ना अल, तब जो कहले जो है कि तब जो है कि हम लोग निकले हैं खोजने के लिए। तो दरियापुर गाछी में जो है कि रोड से पश्चिम साइड में मलंग जी के स्थान है, उसी में बंसवारी में जो है कि बिगा पड़ा हुआ था, मरा हुआ लंगे उंगे करके मार के लोग बिग दिया हुआ था। कैसे मारा है? मारे हुआ है, गला दाब का है, हाइड्रोसिल जाते उसके मारे हुआ है, पैर में यही है, जांघ में भी चिन्हा उन्हा है सर। लड़की उड़की के चक्कर नहीं ना था? ना, वो सब नहीं, मोबाइल तो रखबे नहीं करता है सर। विवाद है हुए गाँव में जो है कि मलाह गुआर के विवाद है। 10 दिन पहले झंझट हुआ था तो उसमें मारपीट हुआ था, तो ये लोग गुआर सब बोलता था जो है कि मार के बिक देंगे, वही विवाद है। यही सारा घटना है सर। मुजफ्फरपुर के सदर थाना इलाके में एक नाबालिग छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। 17 वर्षीय किशोरी इंटर की छात्रा है। उसके पिता मधुबनी में एक बैंक के मैनेजर हैं। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताते हुए सदर थाना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस को बताया कि किसी ने गलत नियत से उनकी बेटी का अपहरण कर लिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। लड़की अतहरदा में कोचिंग पढ़ने जाती थी। 11 अप्रैल की सुबह कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकली। दोपहर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था। परिवार वालों ने अपने स्तर से खोजबीन शुरू की। कोचिंग में जाकर पूछताछ की। वहां से जानकारी मिली कि वह कोचिंग नहीं आई थी। उसके दोस्तों से भी जानकारी ली गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद सदर थाना में जाकर इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने छात्रा की बरामदगी की कवायद शुरू कर दी है। इसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन खंगाला जा रहा है। अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। थानेदार सत्येंद्र मिश्रा ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। छात्रों के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही है।
अभी इस पर जो है अनुसंधान चल रहा है, जांच चल रही है, ठीक है ना। और जो भी हमारी तकनीकी जो भी ये है सुविधा है उसका अनुसरण किया जा रहा है। उसके बाद ही जो है हम विशेष बात कह पाएंगे। प्राथमिकी दर्ज हो गई। प्राथमिकी दर्ज की। लड़की के पिता सर क्या बताएं? कुछ नहीं, लड़की पढ़ने के लिए गई थी, उसके बाद घर नहीं लौटी है। किसी को शक भी जाहिर किया गया? नहीं, कोई शक जाहिर नहीं किया गया है। सीडीआर वगैरह कुछ देखे हैं? बस तकनीकी में सारा चीज़ आ जाए। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अय्यापुर थाना इलाके के बड़े जगन्नाथ मोहल्ले में चोरों ने ममता देवी के बंद घर का ताला काटकर 3 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। चोरों ने घर के किचन में रखे आटा चावल तक को नहीं छोड़ा। घटना के समय पीड़ित महिला वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव स्थित अपने ननद के यहां एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। शुक्रवार को जब घर लौटी तो मेन गेट समेत 3 कमरों का ताला टूटा हुआ था। कमरे से सारा सामान गायब था। मामले को लेकर उसने अय्यापुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। ममता देवी का कहना है कि वह मूल रूप से गायघाट थाना क्षेत्र के कमरथू गांव की रहने वाली है। वर्तमान में बड़ा जगन्नाथ में वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए रहती है। उसके पति सरोज कुमार सिंह घर से ही आते जाते हैं। बीते 10 अप्रैल को घर में ताला लगाकर शादी समारोह में चली गई थी। उसने अपने पड़ोस में रहने वालों को देख रेख की जिम्मेदारी दी थी। पड़ोसी इस बीच वोट गिराने के लिए गांव गया था। मौके का फायदा उठाकर चोरों ने उसके घर से 70,000 नकदी, आभूषण, तोशक, तकिया, रजाई, चौकी, आटा, चावल, सिलेंडर समेत 3 लाख से अधिक की संपत्ति चोरी कर ली। जी शादी में गए थे 10 तारीख के, ननद के जाउत के बिया था। उसी में महुआ थाना, बिशनपुर गांव, उसी में गए थे 3 दिन के लिए। 13 तारीख के रात में यहाँ पे सब काट खोट कर चोरी उरी कर सब चला गया। एक भी सामान नहीं छोड़ा, चावल आटा सब सहित ले गया। बच्चा को क्या खिलाए, रोड पर लेकर रखे क्या बच्चा को? ऐसा कोई जुल्म करता है क्या? क्या क्या ले गया? टीवी ले गया है, फ्रिज था, इन्वर्टर था, वो सब ले गया। मोटर खोल कर ले गया था, सारा सामान ले गया, सिलेंडर ले गया, कुछ नहीं है। पंखो ले गया? जी पंखा, 3 गो पंखा था वो भी ले गया सर, सारा चीज ले गया। चौकी भी ले गया था, चौकी भी लगाए हुए थे, पलंग नहीं खुला इसी के कारण छोड़ दिया, तो पलंग भी ले जाता मेरा। सारा चीज ले गया सर, कुछ भी नहीं है मेरे पास बचा हुआ। जेवर था, एक झुमका था, चैन था, पायल 3 थान था, कान का था, वो सारा चीज ले गया। 70,000 रुपया भी था, खेत के बयाना लेकर रखे हुए थे सकलदीप राय से, वो भी पैसा लेकर चला गया। कंबल भी ले गया, तोशक भी ले गया, तकिया भी ले गया, सारा चीज ले गया, कोई भी चीज छोड़वे नहीं किया। कैसे मालूम चला आपको? जी पता चला है, जो हम कॉल किए हैं, जो हम आ रहे हैं, जो थोड़ा जिसको हम बोले थे देखभाल करने के लिए, उसको कॉल किए हैं तो बोला कि जो चोरी हो गया। तो हम बोले कि जो कैसे चोरी हो गया, तो हम नहीं सोए हैं, वोट गिराने के लिए हम गाँव चले गए थे, इसी के बीच में चोरी हो गया है। कितने का नुकसान होगा लगभग? पूरा 2.5-3 लाख का पूरा नुकसान हुआ है सर। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र के क्लब रोड में एक भूसा लदे ट्रक से विदेशी शराब बरामद कर लिया गया है। बताया गया है कि ट्रक को त्रिपाल से ढक कर रखा गया था ताकि किसी को शक नहीं हो। इसके बावजूद एएलटीएफ की टीम ने शराब को जब्त कर लिया। छापेमारी के दौरान किसी शराब माफियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। शक के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल की भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब माफियों की गिरफ्तारी को लेकर एएलटीएफ और पुलिस की कई टीम इलाके में नाकाबंदी करके छापेमारी कर रही है। बरामद ट्रक को मिठनपुरा थाना ले जाया गया है। ट्रक में लोड करीब 400 कार्टन शराब की कीमत 50 लाख रुपए आकी गई है। फिलहाल बरामद शराब किसी सिंडिकेट की है, यह क्लियर नहीं हो सका है। पटना मद निषेध और एएलटीएफ की टीम को सूचना मिली कि क्लब रोड में संदिग्ध हालत में एक ट्रक खड़ी है। तुरंत ही टीम वहां पहुंच गई। थानेदार श्रीकांत सिन्हा ने कहा कि कारोबारी का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। सूचना मिली थी कि ट्रक पर दारू लोड करके कहीं दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर सूचना मिली थी, मद्य निषेध टीम है पटना की, उन्हीं के माध्यम से सूचना मिली थी कि दारू ट्रक पर दारू छिपा करके ये लोग कहीं खपत करने की नियत से ले जाया जा रहा है मुसहरी के तरफ। तो हम लोग को सूचना मिला, उसी के आधार पर हम लोग टीम बना करके छापामारी किए। छापामारी के क्रम में पानी टंकी चौक के पास ट्रक पकड़ी गई, जिस पर शराब, काफ़ी मात्रा में शराब लोड था। गिरफ्तारी भी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शराब की मात्रा क्या है?
मात्रा तो अभी मिलान किया जा रहा है, एग्जैक्ट मात्रा नहीं बता सकते हैं। 3 लोगों के अरेस्ट हैं। हाँ, 3 आदमी का अरेस्टिंग है। सर, शहरी इलाका में शराब ले जाना क्या दर्शाता है? शहरी इलाका में तो खपत नहीं करना था, इसी मार्ग से ले जाया जा रहा तो था। गुमराह करने की कोशिश की गई माफिया के द्वारा। हाँ, शहरी इलाका में खपत नहीं करना था देहाती इलाका में, और इसी रास्ता से मैंने रास्ता का उपयोग करके देहाती क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। पकड़े गए हैं, उनसे कुछ पूछताछ में क्या पूछताछ? उनसे पूछताछ की गई है, अभी कुछ उस तरह के लाभदायक सूत्र नहीं मिला है। फर्दर आगे क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है? अभी फर्दर कार्रवाई की जा रही है, गाड़ी के संबंध में सत्यापन किया जा रहा है कि गाड़ी मालिक कौन है और वास्तविक इसका जो वाहक हैं, मैंने जो माल मंगवाए थे उस संबंध में भी छानबीन की जा रही है। पेट्रोल पंप के दाम में लगातार वृद्धि से सिर्फ आम लोग ही परेशान नहीं हैं, बल्कि पेट्रोल पंप संचालक भी परेशान हैं। तेल डिपो ने पेट्रोल पंप को उधार में तेल देना बंद कर दिया है। इससे मुजफ्फरपुर के 160 में से 48 पेट्रोल पंप 4 दिनों से बंद पड़े हैं। पेट्रोल पंप संघ के अध्यक्ष रामधार पांडे ने बताया कि जिले में पेट्रोल पंप क्रेडिट फार्मूला का कारोबार करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से तेल कंपनियों के डिपो ने उधार में तेल देना बंद कर दिया है। कैश या फिर एडवांस देकर ही तेल दे रहे हैं। ऐसे में कुछ एक पंप ऑनर ही डिपो से तेल उठा पा रहे हैं। तेल कंपनी उधार पर 18% ब्याज भी सालाना वसूलती है। इसके बावजूद तेल देना बंद कर दिया है। तेल कंपनियों के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बात करने से भी इनकार कर दिया है। कर्जा के बड़का गांव काटी के चांदनी चौक से छपरा एवं शहर के कई इलाकों के पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है। ऐसे में वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दिन भर तेल के लिए भटक रहे हैं। 30% पेट्रोल पंप बंद हो जाने से पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी की भी आशंका बढ़ गई है। और आज हम लोग जो इस बात पे आए हैं कि बहुत सारे ज़िले के पंप जो है वो सूखे पड़े हैं, उसका मेन मुद्दा ये है कि पेट्रोलियम पदार्थ का दाम जो इतना बढ़ा है, ऐसी बड़ी विषम परिस्थिति में कोई बैंक इस तरह का है नहीं कि हमें तुरंत का तुरंत फाइनेंस उपलब्ध करा सके। तो हम लोग तेल कंपनी से भी बात किए हैं और तेल कंपनी के पदाधिकारी भी इससे सहमत हैं कि हम आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी लिख करके देने के लिए तैयार हैं और हम आपको फाइनेंस में सुविधा मिलने में मदद करेंगे ताकि ये परिस्थिति फिर उत्पन्न नहीं हो। अभी जिले के कितने पेट्रोल पंप बंद हुए? अभी करीबन 40 पंप की स्थिति ऐसी है जहां पेट्रोल नहीं है। तेल कंपनियों का क्या कहना है? तेल कंपनियों का कहना है कि हमारे साथ भी यही परिस्थिति है कि क्रूड के लिए हमें पैसा चाहिए, तो हम आपको एक दिन का भी उधार देने की स्थिति में नहीं है, तो आप पैसा लेकर के आइए और हमसे तेल लेकर के जाइए। कारण क्या है सर? कारण है कि ये रसिया और यूक्रेन की लड़ाई के कारण क्रूड मिलने में तेल कंपनी को भी परेशानी हो रही है। क्रूड महंगा होता गया, जो $140 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। आज तो फिर भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, करीबन $102 प्रति बैरल आज के डेट में है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है। और आज हमने जो न्यूज़ देखा, हरदीप सिंह पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि जो पब्लिक को इसमें साथ देना पड़ेगा। सरकार भी प्रयासरत है कि टैक्स कुछ कम करे, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय अभी हो नहीं पाया है। पुराने बकाये को भी लेकर कोई मांग है क्या तेल कंपनियों का? देखिए, तेल कंपनियों का कहना है कि हम आपको 1 रुपये का भी क्रेडिट आपके यहाँ नहीं रख सकते हैं। आप पुराना पैसा भी अगर आप किसी के यहाँ है तो वो हमको क्लियर करें और तब हमसे तेल लें। सोनपुर मंडल के डीआरएम नीलमणि ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण कर कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यात्री सुविधा को लेकर मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जल्द ही फर्क दिखने लगेगा। साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, यानी यात्री ट्रेन के आवागमन के समय अनावश्यक ठेला ऑटो के आने जाने को बंद किया जाएगा। डीआरएम ने कहा कि स्टेशन पर बंद पड़ी बैटरी चलित गाड़ी को दुरुस्त कर वृद्ध दिव्यांगों के लिए चलाया
बनाया जाएगा। नई 5 नंबर प्लेटफॉर्म को भी यात्रियों के लिए शीघ्र चालू किया जाएगा। कोच इंडिकेशन बोर्ड आदि लगाने को कहा गया है। पूछताछ प्रणाली को भी दुरुस्त किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सीनियर DCM प्रश्ना कत्यायन, DRM MM प्रसाद, स्टेशन डायरेक्टर मनोज कुमार सहित अन्य रेल अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं और ख़ासकर जो प्लेटफॉर्म 4 और 5 जिसकी शुरुआत अभी इस महीने की गई है, उस पर जो पैसेंजर एमिनिटीज़ हैं और उसमें जो काम होना है, उन कामों का विशेष रूप से जायज़ा लेने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और जो मुजफ्फरपुर यार्ड का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें भी जो कुछ लाइनें जो ट्रैफिक फैसिलिटी के हिसाब से बन रही हैं, उनको भी तेज़ी से कैसे पूरा किया जाए, उनका क्या स्टेटस है, इसका जायज़ा लेने के लिए आज हम लोग स्टेशन पर, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर हम लोग आए। यात्री सुविधाओं को लेकर यहाँ काफ़ी घोर अभाव है, जैसे साफ सफाई को लेकर, पीने के पानी को लेकर, इन सब पर क्या प्रतिक्रिया? कुर्सियों तक जो है, देखिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था स्टेशन पर, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, सिस्टम साफ़ सफाई का है और उसकी मॉनिटरिंग का भी सिस्टम है। मॉनिटरिंग हम लोग करते रहते हैं। साफ़ सफाई में कहीं कोई कंप्लेंट आने पर उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं और उसमें सुधार का प्रयास किया जाता है। तो यह एक साफ़ सफाई की चीज़ ऐसी है कि ये एक इसमें कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ है और वो हम लोग करेंगे। सिस्टम्स अवेलेबल हैं और पैसेंजर से भी हम लोग इसमें सहयोग की उम्मीद रखते हैं कि स्टेशन प्रीमाइसेस में साफ़ सफाई रखें। जहाँ तक आपने कुर्सियों की बात की, कुर्सियाँ प्लेटफॉर्म 1 पर हैं, सफिशिएंट हैं, लेकिन और अधिक लगाए जाने की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म काफ़ी लंबा है और यहाँ जगह भी है और कुर्सियाँ लगाई जाएंगी। ये हम लोगों ने इसका प्रोसेस किया हुआ है, इसको भी हम लोग जल्द इसको पूरा करेंगे। यहाँ तक बात आ रही है कि पूछताछ काउंटर पर भी सही से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है, करने की पूछताछ काउंटर मैन किया जा रहा है, हमेशा ही मैंड रहता है, बट उसमें जैसा कि कभी कभी बताया जा रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसका हम लोग जायज़ा ले लेंगे और इसमें जो लोग काउंटर्स को मैन कर रहे हैं उनके नॉलेज लेवल को और उनकी कॉम्पिटेंस को और इसको हम लोग उसमें सुधार करेंगे ताकि क्वालिटी इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स को मिले। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग यात्रियों के लिए क्या खास सुविधा यहाँ पे नहीं? उन लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको लेकर क्या सुविधा बढ़ाई जाएगी? सीनियर, देखिए, ये एक हमारा नया फुटओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है और उस फुटओवर ब्रिज के साथ रैंप भी बनाया जा रहा है। तो इससे एक पैसेंजर एमिनिटी में काफ़ी सुधार होगा। उससे ट्रॉली वगैरह भी उससे हम ले जा सकते हैं। और एक एस्केलेटर का भी काम चल रहा है दक्षिणी दिशा में, तो एस्केलेटर भी जल्दी कमीशन कर लिया जाएगा। तो लिफ्ट की भी सुविधा है। तो ये सब सुविधाएं जो हैं वो वृद्ध और दिव्यांग के लिए। शहर में हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्य और फर्दों नालों की उड़ाही के कारण शहरवासियों का जीना मुहाल हो गया है। शहर का हृदय स्थलीय कहे जाने वाला कल्याणी मोतीझील मार्ग नाले में तब्दील हो गया है। मोतीझील में पिछले कई दिनों से लगे गंदे पानी का जल जमाव दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। मोतीझील में खरीदारी करने आए ग्राहकों को जान जोखिम में डालकर सड़क पार करना पड़ रहा है। आए दिन जल जमाव से राहगीरों को कोई न कोई छोटी मोटी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कभी कोई निर्माणाधीन नाले में गिर जाता है तो कभी कोई सड़क पर गिर जाता
है। वहीं नाला निर्माण और जल जमाव के कारण दुकानदारों की बिक्री पर खासा असर पड़ा है। ग्राहकों ने बाजार में आना जाना कम कर दिया है। नगर निगम के द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के सभी सड़कें और नाले को खोदकर छोड़ दिया गया है। इसी के तहत मोती झील में भी सड़क और नाले को खोदकर छोड़ दिया गया है, जबकि मोती झील मुजफ्फरपुर का मुख्य बाजार है और यहाँ से प्रतिदिन करोड़ों रुपए की व्यापार होती है। मरम्मत के नाम पर सड़क और नाले को खुला छोड़ने के साथ ही फर्दों नालों की उगराही कार्य के कारण मुख्य नाला बंद कर दिए जाने को लेकर पूरा मोती झील जलमग्न हो गया है। इससे स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश है और उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि जानबूझकर बाजार को खत्म करने के लिए प्रशासन की तरफ से यह कदम उठाया गया है और सड़क और नाले को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिस वजह से सड़क पर जल जमाव हो गया है। जल जमाव के कारण बाजार में खरीदारी करने कोई नहीं आता है। परेशानी आज नहीं तो कल तो करना ही होगा, जब तक सही नहीं हो जाता। जब तक बहुत बुरा फील होता है। जल जमाव इतना दिन है, पहले भी ट्रक जल जमाव के कारण जाना जाता रहा है। अभी की स्थिति क्या है? अभी का स्थिति भी वही है, उसी के निदान के लिए पहले प्रोसेस किया गया है। देखते हैं। अंधा राज में कन्हा राजा, आप लोग सुने हुएगा कहानी, जो अंधा राज में और कन्हा राजा। तो यहाँ कौन सुनेगा? डीएम साहब को कोई मतलब नहीं है। डीएम साहब जो शहर के जो जनता जो है जो भोग रही है, न उससे यहाँ के शासन को मतलब है और न उससे प्रशासन को मतलब है। पूरे शहर को गड्ढा गड्ढा खोद के तोड़ दिया गया है। यदि किसी सड़क में कोई राहगीर, कोई स्कूली बच्चा यदि गिरता है और डूब के मरता है तो स्वाभाविक रूप से ये मनुष्य का प्रक्रिया है। ये स्वाभाविक रूप से ये मनुष्य का प्रक्रिया है। तो उसमें आदमी जब गिरेगा तो अचानक जनता विद्रोह करेगी, और जनता जब विद्रोह करेगी तो क्या होगा? पुलिस जाके लाठी भाजिएगा, उसको पकड़ के आप हाजत में बंद कीजिएगा और उसके ऊपर आप FIR कीजिएगा। ये मतलब कि कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं है। सब सड़कों अरे सड़क क्या सुरक्षित रहेगा? जो ठेकेदार जो ठेकेदारी लिए हुए है उसके पास जो ज़्यादा शक्ति का जो मशीन होता है, पानी निकालने वाला पंप मशीन होता है, उसके पास कुछ नहीं है। ये तो लगता है कि टावर पर के जौन मजदूर को ला करके आई लोग गड्ढा खंडवा के छोड़ दिए हुए हैं। सारा व्यापार मुजफ्फरपुर का चौपट हो गया हुआ है। सारा व्यापारी बाप बाप कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि जनता विद्रोह कर दे। मुजफ्फरपुर में आपको याद होगा कि जनता कर्फ्यू जब लगा था तो पुलिस और प्रशासन घर में लोग छिप गए थे और जनता रोड पर दिखाई दिया था। ये प्रशासन के लिए कर्फ्यू लगा था। मैं सचेत करना चाहता हूँ प्रशासन के भी लोगों को और हुक्मरानों को भी कि भाई मुजफ्फरपुर में वैसा आप लोगों का स्थिति बाध्य मत कर दीजिए कि जनता मुजफ्फरपुर में सड़क पर आ जाए, आंदोलन करने को बाध्य हो जाए। सभी राजनीतिक पार्टी एक प्लेटफार्म पर आ सकता है, ये आप समझ लीजिए। कैसे आएगा जब सड़क पे ही पूरा नाला बह नहीं, फिर जनता जिसके मन में जो आता है वो जनता करती है। जब जनता देखता है ऐसे भी हम मर रहे हैं। अब देखिए व्यापार पूरा बंद हो गया। मोती झील की क्या स्थिति है, सरियागंज की क्या स्थिति है, सिकंदरपुर की क्या स्थिति है, कंपनी बाग की क्या स्थिति है, ये आपको जुरन छपरा की क्या स्थिति है, ब्रह्मपुरा की क्या स्थिति है, ये उधर लक्ष्मी चौक से बैरिया की क्या स्थिति है। आप मजाक बना कर रखे हुए हैं। आप सरकार को हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। व्यवसायी हमारे टैक्स से सरकार चलती है। आपको हम टैक्स दे रहे हैं। आप हमको सुविधा दीजिए। हमारा व्यापार नहीं चलेगा तो हम सरकार को टैक्स कहाँ से देंगे? अपने कर्मचारी को दरमाहा हम कहाँ से देंगे? और व्यापार चलेगा कब? जब आप सड़क हमको सुरक्षित दीजिएगा। आप उतना बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्या परेशानी में क्या होगा? परेशानी में कचरा है, कीचड़, इतना कीचड़ है। गर्मी की धमक के साथ ही AES मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार को 4 संदिग्ध बच्चे भर्ती हुए, जिसमें से एक बच्चे में AES की पुष्टि हुई। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जनवरी से अब तक SKMCH में चमकी बुखार से पीड़ित 14 बच्चे भर्ती हो चुके हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से 1, कुढ़नी प्रखंड से 1, मीनापुर प्रखंड से 1, मोतीपुर प्रखंड से 1, पारू प्रखंड से 2 बच्चे और मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र से 1 बच्चे भर्ती हुए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर जिले से बाहर अररिया का 1 बच्चा, पूर्वी चंपारण से 3 बच्चे, सीतामढ़ी से 2 और वैशाली का 1 बच्चा AES का भर्ती हुआ है। इस प्रकार कुल 7 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के और 7 बच्चे मुजफ्फरपुर के आसपास जिलों से भर्ती हुए हैं, जिसमें से 2 बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं 11 बच्चे स्वस्थ होकर घर वापस जा चुके हैं।
जनवरी 2022 से लेकर अभी तक मुजफ्फरपुर ज़िला एवं उसके पेरिफेरी डिस्ट्रिक्ट अन्य ज़िलों के कुल 14 केस आए हैं, जिसमें 7 केस मुजफ्फरपुर ज़िला का है और 7 अन्य ज़िलों से हैं। 14 में अभी एक बच्चे का इलाज पीकू में चल रहा है। 11 बच्चे डिस्चार्ज हो गए हैं। 2 बच्चों की मौत हुई है। एक बच्चे की मौत जनवरी में हुई, जैसा कि आपको मालूम है। दूसरा बच्चा की मौत जो कि हाजीपुर का था, यानी दोनों ही बच्चे, जो एक मुजफ्फरपुर, एक हाजीपुर और एक सीतामढ़ी के बच्चे की मौत हुई थी। कुल मिला जुला करके ये 14 केस में 11 बच्चे ऐसे हैं जो कि स्वस्थ होकर के अपने घर चले गए हैं। आज के डेट में एक बच्चे का पीकू में इलाज चल रहा है। 3 सस्पेक्टेड बच्चे भी हैं। कुल मिला जुला करके स्थिति नियंत्रण में है और इसके लेकर के व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। खासकर जागरूकता कार्यक्रम टोला स्तर, गांव स्तर और पंचायत स्तर पर लगातार चलाया जा रहा है। भोछा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 16 अप्रैल को होनी है। मतगणना के लिए कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर जिले के रामदयालु सिंह महाविद्यालय को मतगणना केंद्र बनाया गया है। भोछा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में 13 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी ने नाम वापसी की डेट समाप्त होने के बाद वीआईपी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया था। इसी प्रकार 11 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होने वाला है। बोछा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। उपचुनाव में ईवीएम के जरिए वोटिंग हुई। पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी मतगणना किया गया है। मतगणना के बाद ईवीएम को कंट्रोल रूम में रख दिया गया है। कंट्रोल रूम की सुरक्षा बेहद ही कड़ी होती है। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं है। मतगणना का समय नजदीक आने पर ईवीएम को संबंधित मतगणना केंद्र पर ले जाया जाएगा। सील बंद ईवीएम को 16 अप्रैल को सुबह खोला जाएगा। आधे घंटे में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मतगणना के दौरान केंद्र पर रिटर्निंग ऑफिसर के अलावा प्रत्याशी, इलेक्शन और काउंसलिंग एजेंट भी होते हैं। मतगणना केंद्रों पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। देखिए, कल स्थानीय आरडीएस कॉलेज में बोचहा विधानसभा उप निर्वाचन का मतगणना कार्य किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारी और दंड अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा किया गया है। इसके साथ ही मतगणना कर्मियों और इलेक्शन एजेंट के प्रवेश के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। मुख्य गेट पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही वहाँ पे नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जो सुबह 6 बजे से काम करना शुरू करेगा, जो मतदान समाप्ति तक चलेगा। इसके अलावा मीडिया सेंटर की भी स्थापना की गई है। कुल मिला जुला करके उक्त चुनाव के को देखते हुए कि मतगणना कार्य को देखते हुए पूरी पारदर्शिता, पूरी सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। उम्मीद करते हैं कि कल समय पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना कार्य संपन्न होगा, शुरू होगा। कुल कितने टेबल लगाए गए? 14 टेबल बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं। गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में शुक्रवार को गुड फ्राइडे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पास्टर समर्पण ने प्रार्थना सभा के दौरान संबोधित किया और प्रभु ईसा मसीह के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प दिलाया। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गुड फ्राइडे पर ईसाई समाज ने यीशु मसीह को याद किया। चर्च में विशेष आराधना हुई। यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले उनकी 7 वाणियों को पढ़ा गया। पास्टर ने कहा कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने की याद में गुड फ्राइडे बनाया जाता है। गुड फ्राइडे में एक दिन पहले माउंटी थर्सडे बनाया गया। इस दिन यीशु ने अपने 12 शिष्यों के पैर धुले थे। सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन यीशु मसीह के उठने की खुशी में ईस्टर बनाया जाता है। ईस्टर पे यीशु के दोबारा जीवित होने की खुशी में गीत भी गाए जाएंगे। कहा कि दूसरे को क्षमा करें। जब आप दूसरे को क्षमा करेंगे तो आपको भी प्रभु यीशु क्षमा करेंगे। परमेश्वर हम पर दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हमारा उद्धार करता है। Jesus,
सच्चे मन से पुकारो, यीशु के प्यारो से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता है होता है। यीशु के नाम में शिफा है, यही कलाम में लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, यीशु ने उसको मारा है, यीशु ने खून बहाया है, यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा, तो भर के कलाम पे लो, तो भर के कलाम पे लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के बाइबल देख लो, पढ़ के कलाम देख लो। आज हम क्रिश्चियन समाज का आज गुड फ्राइडे का दिन है और आज का दिन हमारा जिस तरह से जन्मदिन बड़ा दिन को हम मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत ही महान पर्व है। हम लोग का दो महान पर्व है। तो ये गुड फ्राइडे जो है, आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह सलीब पर इनको मौत दी गई थी, इसलिए उनकी मौत हुई थी कि यह दुनिया में बहुत ज़्यादा पाप हो गया था, लोग दुनिया पाप से ग्रसित हो गई थी। तो परमेश्वर पिता ने ये सोचा कि हम अपने एक पुत्र को भेजेंगे जो कि उसके कुर्बानी से सारे दुनिया को नजात मिलेगा और छुटकारा मिलेगा। तो उसने ये ऐसा कार्य किया और हमारे सारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर सलीब पर अपना जान को दिए। उनका यही था कि हम पाप ना करें, हमारे अंदर मेल हो, कृपा हो, भलाई हो, धीरज हो, मृदुता हो, करुणा हो, इन्हीं सब चीज़ों को, सहनशीलता हो, हम हत्या ना करें, चोरी ना करें, यही सब चीज़ उनका था। और दुनिया में इतना ज़्यादा ये सब चीज़ बढ़ गई थी कि उस समय भी जैसा कि आज है उस समय भी ऐसा बढ़ गया था कि परमेश्वर इन सभी बातों से परेशान हो गया था कि इस दुनिया को हम कैसे छुटकारा दिलाएं। तो उस समय उनको सलीबी मौत दे करके इस दुनिया से नजात दिलाया गया। लेकिन एक बार हम फिर देखते हैं कि दुनिया बहुत ही बुरी स्थिति में धीरे धीरे पहुंचती जा रही है। अब दोबारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, संसार में नहीं आएंगे, बल्कि ये चीज़ को हमको खुद अपने आप में रिपेंट करना होगा, पश्चाताप करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। हमको खुद सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या सिखाया है, कैसे रहना है। इन्हीं सभी बातों की यादगारी में उस लहू के बारे में जो कि कलवरी क्रूस पर, उस गुलगुता की पहाड़ी पर, उस यरूशलेम में किया गया ये सलीबी मौत, उसी की यादगारी में और अपने आप को पश्चातापी के रूप में हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और उसको याद करते हैं ताकि हम फिर से गुनाह न करें। इस बात का हम लोग यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। शुक्रवार को राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस के दूसरे दिन मोतीपुर प्रखंड के बनकट गांव स्थित एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ अग्निशमन विभाग के पदाधिकारियों ने प्रभात फेरी निकाली। साथ ही बच्चों को आग पर काबू पाने का तरीका सिखाया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल 1944 को मुंबई के मालवाहक जहाज फोर्ट सटिकेन में लगी आग के बुझाने में 66 अग्निशमन जवान शहीद हो गए थे। उस दिन से बलिदान के सम्मान में प्रति हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। क्या हमारे अगर घर में आग लगे तो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, आग से कैसे बुझा सकते हैं, हमें सर ने बताया था, बहुत अच्छे से बताया, हमने करके भी दिखाया है यहाँ पर। या हम ऐसे शेयर करें और सब में, इससे वजह से और हम जैसे बता सकते हैं कि वैसे आग को कैसे बुझा सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं आग के ऊपर। लगे कभी सिलेंडर प्रसूति का भिगो के सिलेंडर पेड़ा में इससे आग को काबू रख सकते हैं। जो भी खाना बनाना हो सभी बनाना। बच्चे में जानकारी हुई कि हमें अग्नि से कैसे सुरक्षा से करना चाहिए, बचना चाहिए अगर आग लग जाती है इमरजेंसी किसी कारणवश या गैस में या घर में। इसके लिए बच्चों ने बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, बच्चों ने बहुत अच्छा इसका फॉलो किया कि हमें कैसे इससे बचना चाहिए। हमने देखा कि बच्चे बड़ी एक्टिव थे, सुन रहे थे बड़े गौर से, और कुछ बच्चों से आपने सवाल किया लगा कि हाँ बच्चे बड़ी अच्छे तरीके से इससे बचने के तरीके को जान गए हैं। ये बहुत मैं इन लोगों का आभारी हूँ कि इतने बेहतर तरीके से बच्चे को बचाएं। अग्निशमन सेवा
सप्ताह मनाई जा रही है 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, जिसमें अग्निशमन सेवा सप्ताह दिया गया है। इसमें जागरूकता फैलाना है और 14 तारीख से जो स्टार्ट हुआ है, 14 तारीख को अग्निशमन सेवा कर्मी का जो मुंबई विक्टोरिया डक पर जो घटना घटी थी उसी की याद में मनाया जाता है, जिसमें 66 अग्निशमन कर्मी शहीद हुए थे। उसी के उपलक्ष्य में जो है हम लोग 14 को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक सप्ताह इसको मनाया जाता है। अग्नि सुरक्षा के जागरूकता अभियान चलाया। आज कार्यक्रम क्या क्या किए स्कूल में? आज का कार्यक्रम था स्कूली बच्चों के साथ प्रभात फेरी, मॉक ड्रिल स्कूल के बच्चों को बताया गया और अभी भूकंप से संबंधित आपदा आने पर किस तरह से बच्चों को निकाला जाएगा वो हम लोग कर रहे हैं। मुंबई में फेमस चिल्ड्रन वाटर बोटिंग अब मुजफ्फरपुर के ओडेन क्लब में चल रहे डिज्नीलैंड मेला में चल रहा है। मेला के संचालक अरुण पिलानी ने बताया कि ईद के अवसर पर बच्चों एवं युवाओं की खरीदारी को ध्यान में रखते हुए मेला का आयोजन किया गया है। मेला में बच्चों के मनोरंजन के लिए मुंबई का फेमस एक्वा वाटर बोटिंग आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा कई तरह के झूले लगाए गए हैं, जिसमें टोरा टोरा, ब्रेक डांस, जॉइंट व्हील, हेलीकॉप्टर, मेरी कोलंबस, ड्रैगन ट्रेन, स्टाइल मून, एरोप्लेन, मिनी ट्रेन, धूम बाइक, मिकी माउस, बालवंशी, भूत बंगला सहित कई अन्य प्रकार के किड्स राइड की व्यवस्था की गई है। डिज्नीलैंड मेला के मैनेजर धर्मराज पांडे ने बताया कि मेला में हैंडलूम एवं हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरीज, खिलौने सहित विभिन्न प्रकार के जूते, चप्पल एवं अन्य सामानों के साथ खाने पीने की बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस डिज्नीलैंड मेला, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, ओरिएंट क्लब आमगोला। सबसे पहले मैं पूरे भारतवर्ष की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कोरोना काल से हम लोग पीड़ित होकर के बचे हैं, यह एक जीवन दान मिला है और ये खुशी की बात है कि कोरोना जैसे महामारी से जो बच गए उनकी ज़िंदगी नई मिली और नया जीवन शुरुआत करने का मौका मिला है। आज 2 वर्षों से 2020-2021 तक के किसी भी तरह का आयोजन कहीं भी नहीं किया जा रहा था ड्यू टू कोरोना। कोरोना से मुक्ति पाने के बाद मनोरंजन के साधन हो, खाने पीने के साधन हो या कहीं उन्मुक्त होकर के घूमने फिरने का साधन हो तो आज ही मिला है। तो इन सभी कारणों को देख करके यहाँ डिज्नीलैंड मेले का आयोजन किया गया है और मुजफ्फरपुर के काफ़ी लोग यहाँ जो झूले लगे हैं, जो दुकान लगी है, उसका आनंद ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ झूले टोरा टोरा, ये राशन सिस्टम का झूला है जो भारतवर्ष में बनने लगा। ये टोरा टोरा लगा हुआ है। नए उम्र के लड़के लड़कियाँ इस झूले का आनंद, मध्यम वर्गीय भी अपने दाम्पत्य जीवन में पत्नी के साथ, पूरे परिवार के साथ आनंद ले रहे हैं। तारामाची, पहले के समय में तारामाची कहते थे, जिसे आज जॉइंट व्हील कहा जाता है। जॉइंट व्हील भी लगा हुआ है। ब्रेक डांस भी झूला लगा हुआ है। मेरी कोलंबस, ये नौका है। नौका पहले स्त्रियां अपने घर में वो रस्सी लगा करके झूलों का आनंद लेती थी, आज उसको नौका के रूप में, एक झूले के रूप में तब्दील कर दिया गया है। शुक्रवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर सिकंदरपुर स्थित श्री राम हनुमान मंडल सालासर धाम पर 3 दिवसीय आयोजन 49वां हनुमान वार्षिक जन्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजा यात्रा के साथ हुआ। सुबह ध्वजा पूजन के बाद मंदिर प्रांगण में 201 ध्वजा श्रद्धालुओं के द्वारा उठाए गए। ध्वजा यात्रा मंदिर से आरंभ होकर गोला बांध रोड, दुर्गा स्थान, काली कोठी, पुरानी बाजार सहित विभिन्न मार्ग से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। ध्वजा यात्रा में भजनों के ताल पर भक्तजन झूम उठे। ध्वजा यात्रा में भगवान गणेश, शंकर, राधा कृष्ण, राम दरबार की झांकी भी चल रही थी। वहीं बाल हनुमान का स्वरूप के लिए मारुति रथ पर सवार थे, जो खूब मन मोह रहे थे। ध्वजा यात्रा का रास्ते में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ।
यात्रा निकल रही है। 210 लोग इसमें शामिल हैं। ये मुजफ्फरपुर के विभिन्न सड़कों से, मोहल्लों से होती हुई पुनः अपने मंडल में लौटेगी और हम लोग का कार्यक्रम 15 आज कल परसों का है। आज हम लोग का उद्घाटन सत्र भी है, कल भजन कीर्तन का है और परसों महाप्रसाद का इंतजाम किया गया है। ये कैमा महोत्सव है? ये 49वां महोत्सव है। हम लोग बहुत धूमधाम से बनाएंगे। आने वाले अगले साल ये 50वां रहेगा, जिसकी तैयारी हम लोग अभी से कर रहे हैं और धूमधाम से बृहद तरीके से इसको बनाने का हम लोगों ने विचार किया है। रविदास महासभा के विभिन्न प्रकोष्ठ के द्वारा शुक्रवार को सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के अध्यक्ष सुरेश राम भोला, मच्छू राम, महेंद्र राम सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही बाबा साहेब के बताए हुए संदेश और संघर्ष को याद किया। आज हम लोग भारत के संविधान निर्माता और आधुनिक भारत को नई दिशा देने वाले, भारत के महिलाओं को अधिकार दिलाने वाले महान अर्थशास्त्री भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 131वां जयंती मना रहे हैं। चूँकि यह कार्यक्रम जो आज का हो रहा है रविदास महासभा जिला मुजफ्फरपुर द्वारा हो रहा है। चूँकि हम लोग बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल को हुआ, हमारे संगठन के लोगों का विचार हुआ कि भाई 14 अप्रैल को सब लोग अपने घर परिवार या गांव, कस्बा, टोला, टपरी, स्कूल, कॉलेज में बाबा साहब का जयंती मनाते हैं। इसलिए रविदास महासभा जिला मुजफ्फरपुर द्वारा यह जयंती का कार्यक्रम या तो एक दिन पहले हो या एक दिन बाद हो। तो इसीलिए हम लोग आज 15 अप्रैल को नवयुवक समिति ट्रस्ट मुजफ्फरपुर के सभागार में आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में दूर दराज से हमारे महिला लोग आई है, हमारे अनुसूचित जाति और जो भी अन्य जाति धर्म के लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संत रविदास के विचार को मानने वाले हैं, वो सभी लोग आज शिरकत किए हैं। मैं इनको दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मैं यही बात कह के अपना बात समाप्त करता हूँ। परिचय हुआ सुरेश राम भोला,